हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। हिंदी दिवस। हिंदी दिवस को लेकर के चर्चाएं दो बार होती हैं साल में। एक होता है 10 जनवरी को चर्चा और दूसरा होता है 14 सितंबर को। दस जनवरी और 14 सितंबर। 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। यानी कि जब भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत में जो हिंदी दिवस केवल मनाया जाता है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है, और जो वैश्विक मानक पे मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब 10 जनवरी का इतिहास क्या है? 10 जनवरी का इतिहास ये है कि जब 10 जनवरी 1975 को 10 जनवरी 1975 को पूरे विश्व समुदाय को लेकर के, माना जाता है लगभग 30 देश, 30 देशों के प्रतिनिधि 1975 में भारत में महाराष्ट्र के नागपुर में एक सम्मेलन हुआ था। इसे प्रथम हिंदी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। प्रथम हिंदी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और देखिए, हिंदी सम्मेलन होना और दिवस मनाया जाना दोनों में अंतर होता है। तो प्रथम हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया था। और नागपुर में मनाया गया तो जितने भी देश के लोग आए थे, माना जाता है लगभग वहाँ पे या तो प्रवासी या तो कुछ हिंदी भाषी लोग वहाँ पे निवास करते थे और उन देशों में अच्छे पदों पे थे जो भारतीय मूल के थे। तो उन लोगों का स्वागत भी किया गया था और एक बेहतर हिंदी सम्मेलन का आयोजन भी नागपुर में किया गया था। तभी से लेकर के यह चर्चा होता रहा है कि हिंदी जो है विश्व के सभी भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के टॉप 5 में स्थान रखती है। विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें से टॉप 5 जो भाषा है उसमें एक हिंदी भी शामिल है जिसका सर्वाधिक उपयोग होता है। तो इसलिए भारत ने एक पहल ऐसा भी किया कि वैश्विक समुदाय में एक हिंदी दिवस मनाया जाना जरूरी होता है। लेकिन 1975 के पश्चात यह सोचते तो थे बराबर लोग, लेकिन किसी में ये इतना गर्स नहीं था कि शुरुआत कब कर दिया जाए। लेकिन कहा जाता है कि होनी जब होती है वो हो ही जाती है। 2006 में उस समय कांग्रेस जो है सत्ता में थी और हमारे प्रधानमंत्री थे
डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने विश्व हिंदी दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया। यानी कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 में पहली बार मनाई गई। अब आपको पता होगा कि 10 जनवरी क्यों लिया गया। जो 1975 में प्रथम हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था तो इसी 10 तारीख को हुआ था और इसलिए हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस को 10 जनवरी के रूप में मनाया जाना प्रारंभ किया गया। 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। अब आते हैं 14 सितंबर को, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस। चौदह सितंबर 1953 14 सितंबर 1953 को प्रथम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया, जो कि ये आधिकारिक भाषा के रूप में राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर, देवनागरी लिपि को दर्जा प्राप्त कर एक संवैधानिक आधार प्राप्त हो चुका था। इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाना प्रारंभ किया गया। यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रतिवर्ष और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पहली बार 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था और प्रथम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। हिंदी संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा है। आपको पता होगा कि संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और याद रहे इसमें अंग्रेजी और राजस्थानी, भोजपुरी ये नहीं है। अंग्रेजी नहीं है, राजस्थानी नहीं है, भोजपुरी नहीं है इन 22 भाषाओं में, क्योंकि ये अक्सर चर्चा में रहते हैं भाषाएं, तो इसलिए ध्यान में रहे कि ये 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। देवनागरी लिपि और हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, आधिकारिक भाषा के रूप में इसे दर्जा प्राप्त है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि ये स्टेटमेंट में प्रश्न देगा। स्टेटमेंट में इस तरह से देगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्योंकि सबको पता है कि साधारण क्वेश्चन हो सकता है वनडे एग्जाम में पूछ ले कि हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस पूछ ले तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन स्टेटमेंट में इस तरह से देगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और नंबर 1 में देगा कि प्रथम राष्ट्रीय हिंदी दिवस 1975 में मनाया गया। कर ही लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रथम हिंदी दिवस, प्रथम राष्ट्रीय हिंदी दिवस 1975 को मनाया गया। दूसरा, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1953 में आयोजित हुआ
और नंबर 3 प्रथम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 में मनाया गया। अब ऑप्शन आपके हैं ए 1 और 2 सही, बी 2 और 3 सही, सी केवल 3 सही और डी तीनों सही। अब सही कथन आपको बताना है। अब यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट दे देगा। तो प्रथम राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये 75 में नहीं मनाया गया, ये गलत हो गया। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1953 में नहीं किया गया था, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों बदल गए। यहाँ पे 53 होता, यहाँ पे 75 होता तो दोनों सही हो जाते। लेकिन प्रथम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 में मनाया गया था, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, यानी कि केवल 3 सही है। तो इस तरह का स्टेटमेंट देगा तो कठिन क्वेश्चन हो जाएगा, जबकि साधारण क्वेश्चन यही बनेगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। पहली बार कब मनाया गया, 53 में, 2006 में। तो यही आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है मुकुल रोहतगी नया महान्यायवादी। अब देखिए, मुकुल रोहतगी बहुत चर्चा में नाम है। ये भारत के महान्यायवादी बने हैं। आपको पता है कि संविधान में अनुच्छेद 76 भारत का एक महान्यायवादी होगा शब्द का उल्लेख करता है। भारत का एक महान्यायवादी होगा, यानी अनुच्छेद 76 में एक संवैधानिक प्रावधान के तहत इस पद का सृजन किया गया। इनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? इनकी योग्यता वही होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की इनमें योग्यता होनी चाहिए। जैसे क्या क्या योग्यता है? 5 वर्ष तक हाई कोर्ट के जज रहे हों या कई हाई कोर्ट के जज में मिलाकर के समय इन्होंने व्यतीत किया हो, और या 10 वर्ष तक इन्होंने वकालत किया हो। यानी कि 5 वर्ष तक या तो हाई कोर्ट के जज रहे हों या 10 वर्ष तक का इनका वकालत का अनुभव रहा हो, ऐसे व्यक्ति। और या तो तीसरा विकल्प एक और है, राष्ट्रपति के नज़र में एक विधि वेत्ता हो, एक विधि वेत्ता हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। तो महान्यायवादी बनने के लिए हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न ना आके यहाँ से प्रश्न पूछ ले, जो कि संबंध है करंट से, तो सब्जेक्ट करंट को जोड़ करके ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है? महान्यायवादी कहीं भी बैठक कर सकता है, और महान्यायवादी के बारे में मैंने संविधान में बहुत विधिवत तरीके से पढ़ाया है कि ये कहीं भी बैठक कर सकते हैं, किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी जा सकते हैं, बशर्ते इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है या प्रथम विधिक अधिकारी होता है। प्रथम विधिक अधिकारी होता है। और सरकार के तरफ से
या कोर्ट में पेश होता है। और ध्यान रहे, महान्यायवादी कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। महान्यायवादी कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। तो ये रही आपके ऐतिहासिकता की बात जो आपके संविधान में उल्लेख है। अब आते हैं मुकुल रोहतगी के पास। रोहतगी महोदय इसके पहले भी महान्यायवादी रह चुके हैं। 2014 से 2017 तक ये महोदय महान्यायवादी रहे। 2014 से 2017 तक, जून 2014 से जून 2017 तक ये महान्यायवादी पहले थे। उसके बाद में जब जून 2017 में के वेणुगोपाल बने महान्यायवादी, यानी 2017 से 2022। अब 2022 में यानी 30 सितंबर 2022 को के वेणुगोपाल महोदय हो रहे हैं रिटायर्ड, यानी इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और 30 सितंबर को इनका कार्यकाल समाप्त होगा तो फिर अगले महान्यायवादी बन जाएंगे कौन? मुकुल रोहतगी। ये बन जाएंगे महान्यायवादी। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान में आती है कि ये 14 में भी थे, ये फिर बन गए हैं। इसके मतलब कोई भी व्यक्ति महान्यायवादी के पद पे बार बार नियुक्त किया जा सकता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहता है। जब तक चाहेगा पद पे रहेगा। सामान्यतः माना जाता है कि जिसका सत्ता होता है उसका अपना महान्यायवादी होता है, और सत्ता हटती है महान्यायवादी स्वयं त्यागपत्र दे देता है। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है। इनको राष्ट्रपति ने कहा है कि अब तुम हटो, और इनसे कहा है तुम बनो। तो मुकुल रोहतगी, यहाँ से प्रश्न आना तय है। इसके पीछे कई कारण हैं। और ध्यान रहने की महान्यायवादी एक से कई बार पद पे बन सकता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्रति होता है। यहाँ से प्रश्न इसलिए आएगा कि इस बार कई ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति हुई है, और जब नियुक्ति किसी बड़े संवैधानिक पदों पे होता है तो प्रश्न आता है। इसलिए मुकुल रोहतगी से प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे प्रश्न आएगा कि किस नंबर के बने। अगर ऐसा पूछेगा कि अभी हाल ही में किसे महान्यायवादी बनाया गया है, तो मुकुल रोहतगी को बनाया गया है। ये किस नंबर के हैं? तो 14वें हैं, 14वें महान्यायवादी। जो इनको ध्यान में इस बार नहीं रखेगा वो इनको कतई नहीं लगाएगा। वो ध्यान में रखेगा कि पहले मुकुल बने थे, उसके बाद वेणुगोपाल आए थे, अब कोई दूसरा आया होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि ये दोबारा फिर से बन गए हैं मुकुल रोहतगी। और इसके इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो के वेणुगोपाल का इन्होंने स्थान लिया है। अब आते हैं, अगला पॉइंट है वित्तीय मध्यस्थ कोष। वित्तीय मध्यस्थ कोष, देखिए वित्तीय मध्यस्थ कोष एक ऐसा कोष है जिसे विश्व बैंक ने बनाया है। विश्व बैंक ने एक कोष का निर्माण किया है, वित्तीय मध्यस्थ कोष का। और इसके पीछे उन्होंने जो तथ्य बताया है, उनका कहना है कि कोविड-19 जैसे महामारी से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय के पास में ऐसा कोई फंड नहीं है।
और इसलिए इन्होंने कहा कि एक वित्तीय मध्यस्थ कोष बनाया जाना चाहिए, जो कि इन्होंने बनाया है, विश्व बैंक ने। उन्होंने कहा कि एक वित्तीय मध्यस्थ कोष बनाया गया है जिससे जिन देशों में जो संरचनात्मक सुविधा नहीं है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे निम्न आय वाले देश या मध्यम आय वाले देश, इनकी मदद किया जाएगा। अब बात यहां से आती, फिर ये पैसा कहां से लाएंगे? तो इन्होंने कहा है कि ये पैसा G20 देश देंगे। अब G20 क्या है? G20 विश्व के सर्वाधिक सक्षम 20 देशों का समूह है। इसमें G7 प्लस 13 और देश शामिल हैं और इसे कहा जाता है G20। अब G7 में कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी। ये तो हो गए आपके G7 देश। अब G20 में कौन कौन आता है? अब देखिए, G8 पहले था, इसमें रूस भी है, रूस को निकाल दिया गया है, लेकिन G20 में रूस शामिल है। ये विकसित देश हैं और इसमें जो और 12 देश हैं वो विकासशील देश हैं। तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी, ये जो 7 देश हैं ये आपके G7 हो गए। और रूस G8 का सदस्य था, लेकिन रूस को निकाल दिया गया है। तो रूस G20 में शामिल है लेकिन G7 में नहीं है, इसे याद रखिएगा। अब आते हैं 12 देश: भारत, पाकिस्तान, चीन, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 और देश हैं, 2 और देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इंडोनेशिया और कोरिया गणराज्य। यानी ये 20 देश जो हैं विश्व के ऐसे हैं जो या तो ये तो डेवलप हैं और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी ये विकासशील देश हैं और ये विकसित देश हैं। तो टोटल मिला करके ये हो गए ग्रुप 20, यानी कि समूह 20, यानी G20 देश। तो विश्व बैंक ने कहा है कि हम इनसे पैसा लेंगे और इनसे पैसा ले करके हम अन्य देशों का मदद करेंगे। तो आपको ध्यान रहे, ये आपको ध्यान में रखना, G7 क्या है, G20 क्या है, ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ये आपको 20 देश याद होने चाहिए। तो यहाँ से यानी कि G20 से पैसा लेंगे और पैसा ले करके ये मदद किसका करेंगे? ये मदद करेंगे निम्न आय वाले देश का और मध्यम आय वाले देश की मदद करेंगे। इन्होंने बताया कि आपदा और महामारी को रोकने का इसका प्रमुख उद्देश्य है और आर्थिक रूप से बढ़ावा देने के लिए, यानी जो निम्न आय वाले देश हैं, निम्न आय वाले जो देश हैं उनके आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास
को बढ़ावा दिया जाएगा वित्तीय मध्यस्थ कोष के माध्यम से। इसकी फंडिंग G20 के द्वारा किया जाएगा। अब विश्व बैंक क्या है? देखिए, विश्व बैंक की स्थापना जो है, विश्व बैंक की स्थापना यह होता 1944 में, और इसका जो मुख्यालय है अमेरिका में, वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में इनका मुख्यालय है, और इसके जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा? यहाँ से प्रश्न पूछेगा, अगर स्टेटमेंट में देगा तो प्रश्न कठिन हो जाएगा, तब भी आप करने में सक्षम हैं। प्रश्न यही स्टेटमेंट बनाएगा कि पैसा कहाँ से आएगा, किसके उद्देश्य से, और नहीं तो सीधे पूछेगा कि वित्तीय मध्यस्थ कोष हाल ही में किसके द्वारा निर्मित किया गया है, यानी वित्तीय मध्यस्थ कोष का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो आपका उत्तर होगा विश्व बैंक के द्वारा। और उद्देश्य आपको बता देना है कि आपदा महामारी संबंधित है, और आपदा महामारी को रोकने के लिए इस कोष का निर्माण किया गया है। अगला पॉइंट है दुनिया का पहला संस्कार केंद्र। देखिए, संस्कार से पता चल रहा होगा कि लोगों में मानवता कैसे आए। केवल मानवता आयोग बना देने से मानवता नहीं आएगा। मानवता जो है एक आनुवांशिक होता है या कुछ सिखाया जाता है। तो मानवता कैसे आए, विनम्रता कैसे आए, सदाचार कैसे आए, शिष्टाचार कैसे आए, तो ये सब मानक जो है पढ़ाई के मानक हैं। पहले सदाचार, ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थीं। आज के रूप में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही संस्कारहीन ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें उनकी गलती भी नहीं है। या तो परिवार से संस्कार मिलता है और या तो समाज से, और जब दोनों में लालसा केवल धन का हो जाए तो ना तो परिवार आपको संस्कार दे पाता है और ना समाज। क्योंकि संस्कार कहाँ से देगा? व्यस्तता इतना ज़्यादा लोगों में है, व्यस्तता के कारण लोग ऐसे संस्कारों से वंचित होते जा रहे हैं। और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो तो इनके बारे में इतना ज़्यादा उनके अंदर अग्रेसन है, इतना ज़्यादा वो क्रोधित होते हैं, बात बात पे नाराज़ होना, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो करके एक दूसरे को अपशब्द का प्रयोग करना। तो ये सब सारी चीज़ें खान पान, रहन सहन और एकाकीपना के वजह से हावी होता जा रहा है। और इसी को ध्यान में रख करके अभी हाल ही में झुंझुनू राजस्थान का एक ज़िला है झुंझुनू, एक ज़िला है झुंझुनू। तो झुंझुनू जिला में एक संस्कार केंद्र खोला गया है जो विश्व का पहला संस्कार केंद्र होगा। पहला संस्कार केंद्र होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आना ही आना है, किसी भी एग्जाम में मिलेगा आपको। दुनिया का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा और झुंझुनू जिला के मुख्यालय में खेमी शक्ति मंदिर है। एक खेमी शक्ति मंदिर है। इसी मंदिर के परिसर में जो है यह केंद्र, संस्कार केंद्र खोला जाएगा। इसी मंदिर में जो है
यह केंद्र खोला जाएगा और इसका उद्देश्य है युवाओं में शिक्षा और आध्यात्मिक गुणों का विकास। आध्यात्मिक गुणों का विकास। ध्यान रहे, अध्यात्म एक ऐसा आधार होता है, वो किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो किसी न किसी के कारण, डर के कारण ही सही। कुछ लोग विनम्रता से अपने प्रियतम मानते हैं भगवान को, कुछ लोग अपने आधार को जो है उनसे डरते हैं, यानी एकाकी रूप में मानते हैं, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, या कह सकते हैं हिंदू में ही बौद्ध जैन हो या पारसी हो, यानी कि कोई भी हो, सिख हो, इन सभी लोगों का अंत में एक ही मानना है कि मुझे अपने इष्ट के लिए प्रेम रखना है, अपने इष्ट के लिए प्रेम रखना है। कोई किसी भी, चाहे वो बाइबिल हो, कुरान हो, गीता हो, किसी चीज़ को मानेगा, लेकिन वो उसकी सत्य है, उसके आधार पे वो यही विचार करेगा कि मैं गलत ना करूं, नहीं मेरा अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, मेरा ईसा नाराज़ हो जाएगा, मेरे भगवान नाराज़ हो जाएंगे। यानी कि भगवान के डर से सही, प्रेम से सही, या किसी भी अन्य के कारण से सही, यदि आपके अंदर विनम्रता आएगी तो आप एक काम तो सत्य है कि नहीं करेंगे, वो है गलत काम नहीं करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। यानी यदि आपके अंदर आध्यात्मिक गुण आए हैं तो आप हर किसी में अपने देव को देखेंगे, हर एक इंसान में, जो कि कहा गया है यदि नास्तिक हो तभी प्रकृति को मानोगे, यदि आस्तिक हो तो किसी चरित्र को मानोगे जरूर, और यदि आप ऐसा करते हो तो आप किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे। तो प्रश्न यहाँ पे कैसे आएगा कि हाल ही में दुनिया का सबसे पहला संस्कार केंद्र कहाँ खोला गया है, तो झुंझुनू राजस्थान में खोला गया है। और इसका उद्देश्य पूछेगा, झुंझुनू राजस्थान में खोला गया है, हो सकता है कि खेमी शक्ति मंदिर का नाम पूछ ले, खेमी शक्ति मंदिर का नाम पूछ ले। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि झुंझुनू जिला के मुख्यालय में खेमी शक्ति मंदिर परिषद में जो है दुनिया का पहला संस्कार केंद्र खोला गया है, और उसका उद्देश्य है युवाओं में शिक्षा और आध्यात्मिक गुणों के विकास करना। क्या है? आध्यात्मिक गुणों का विकास करना। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, शेयर करें, लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।